था और साथ में बैठी दो सहेलियां, ऐसी सहेलियां जो कभी इस कोठी और कभी उस कोठी के दरमियान खटी कहानियों को सुनाने की होड़ में लगी रहती है। किस्से सुनाना और किस्सों पर चर्चाएं करना इन्हें बहुत भाता है। तमाम कहानीकारों के दिलचस्प किस्से इनके जहन में बचे रसे रहते हैं। इनको कहानियां पढ़ने और सुनाने का बेहद शौक है। शायद ही कोई वक्त ऐसा हो जब इनके हाथों में किताबें नहीं लगी रहती है कि कोई नया किस्सा पहले कौन सुनाएगा। तो लीजिए पेश खिदमत है कोठी का वो हिस्सा जहां ये दो दोस्त आपको आज की शाम में कहानी सुनाने के लिए बेकरार हैं। ये इस्मत आपा की कहानी अभी खूब हाथ लगी। एक बार पढ़ लेती हूँ तो ऐसी सहन में उतर आती है कि ख्वाबों में भी यही घूमती रहती है। हाँ यार, मेरा भी बिल्कुल यही हाल है। अच्छा ये बताओ, जो तुमने कहानियाँ पढ़ी उनमें तुमको सबसे अच्छी कौन सी लगी? मुझे तो कई पसंद है। दो हाथ, चौथी का जोड़ा, घरवाली और हाँ हाँ यार, क्या जबरदस्त कहानियाँ हैं। मन को भी हिलाती हैं, जबान को भी अपनी भाषा से क्या चटकारे देती हैं, और पूरा का पूरा जो ड्रामा चलता है इन कहानियों में वो अलग है। अच्छा आज ऐसा क्यों ना करें कि दो हाथ कहानी एक साथ पढ़ डालें। पिछली बार की बहुत बढ़िया आइडिया। लेकिन एक बात है कि इस्मत आपा बड़ी दिलचस्प शख्सियत थी। कहाँ का खजाना बनेगा है इन्होंने अपनी कहानियों में। तो क्यों नहीं, अब देखो ना, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में पैदा हुई, उसके बाद राजस्थान चला गया इनका परिवार और जोधपुर में तालीम पाई। फिर सुनते हैं कि अलीगढ़ और लखनऊ में भी खासा लंबा डेरा रहा और फिर ताउम्र मुंबई में रही। तो अब इन सारी जगहों के किस्से, कहानियाँ, जबान, तेवर इन्होंने क्या समेटे हैं अपनी कहानियों में। और पार्टीशन से पहले उनकी कहानियों की वजह से लाहौर कोर्ट में भी तो समझ जाती थी, तो उसके मुताबिक उनका वहाँ भी आना जाना बना रहा। क्या क्या मुद्दे उठाए इन्होंने करीबी रिश्तों को लेकर, आदमी औरतों के बीच, औरतों और औरतों के बीच, और गरीबों और रईसजादों के बीच। इस्मत आपा की जैसे कलम में थी समाज की रवायतों और पीढ़ियों पर जबरदस्त हथौड़ा थी। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। अब तो हमारे सुनने वाले कहानी सुनने को भी करार होने लगे। ठीक है, मैं करती हूँ। नहीं, आज मैं करूँगी शुरू। क्या तुमने पिछली बार शुरू की थी? तो तुम्हें No, you put the master. राम अवतार लाम पर से वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी कोठी पर खबर देने आई थी। राम अवतार को छुट्टी मिल गई थी, जंग खत्म हो गई थी ना, इसलिए वो पूरे 3 साल बाद वापस लौट रहा था। बूढ़ी मेहतरानी की चीपड़ भरी आंखों में आंसू टिमटिमा रहे थे। हमारे शुक्रगुजारी के वो लपक लपक कर सबके पांव छू रही थी, जैसे इन्हीं पैरों के मालिकों ने ही तो उसका इकलौता पूत जिंदा सलामत लाम पर से वापस मंगवा लिया। गुड़िया कोई 50 बरस की होगी, लेकिन 70 की मालूम देती थी। तो 10-12 कच्चे पक्के बच्चे जने, और इन सब में से बस एक राम अवतरवा था जो बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद जिया था। और उस राम अवतार का ब्याह रचाए साल भर भी नहीं हुआ था कि उसकी लाम पर से पुकार आ गई। बुढ़िया ने बड़ा बवेला मचाया, लेकिन उसकी एक न चली। लेकिन हाँ, जब वर्दी पहन के बेटा अपनी माँ के पांव छूने आया, अरे तो आखिरी बार उसको वर्दी में देखकर उसकी शान व शौकत से वो बेइंतहा मरहूम हुई, जैसे वो कर्नल ही तो हो गया था। अब आगे सुनिए। शागिर्द पेशे में नौकर खड़े मुस्कुरा रहे थे। राम अवतार के आने के बाद जो ड्रामा होने वाला था, सब उसी की आस लगाए बैठे थे। हालांकि राम अवतार लाम पर कोई तो या बंदूक दाग में तो गया नहीं था, वो तो वहां पर सिपाहियों का मैला उठा रहा था। लेकिन फिर भी सिपाहियों का मैला उठाते उठाते उसमें कुछ तो सिपाहियाना आन बान और अकड़ पैदा हो ही गई थी। पूरी वर्दी डांट कर अब वो पुराना राम अवतार वाकई ना रहा होगा। नामुमकिन है कि वो अपनी कोरी की हरकतें सुने
और उसका जवान खून हतक से खौलना उठे। ब्याह कराई तो क्या मुसमुसी थी कोई। जब तक राम अवतार रहा उसका घूंघट फुट भर लंबा रहा और किसी ने उसके रुख पर नूर का जलवा न देखा। जब खसम गया तो कैसी बिलक बिलक कर रोई थी। जैसे उसकी मांग का सिंदूर ही हमेशा के लिए उड़ा जा रहा हो। थोड़े दिन रोई रोई आंखें लिए सर झुकाए मैले की टोकरी ढोती रही, लेकिन फिर उसकी घूंघट की लंबाई आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सब बसंत रुत की कारस्तानी है, लेकिन कुछ साफ को कहते हैं। जी हाँ, सही पहचाना आपने कि गोरी थी ही छिनार। राम अवतार के जाते ही कम्बख्त कयामत हो गई। जब देखो तब ही, जब देखो तब हाय गोरी कुएं के पास मिलेगी। अरे कूले पर मैले की टोकरी ला दे, कांसे के कड़े छटकाती, जिधर से निकल जाती लोग बदहवास हो जाते। अरे गोरी दिख जाए यार। गौरी क्या जान लेगी? हमारे जरा अपनी उम्र का भी ख्याल करो। अरे गौरी एक खरीदा पैसे तो एक भरना है। अरे कल अपनी घरवाली को भी पूछा है इतने प्यार से। कसम खा कि एक बार देख तो लेना। हाँ गोरी। अरे देख रहे हैं तमाशा। धोबी के हाथ से साबुन की पट्टी फिसल कर हौज में गिर जाती। बावर्ची की नजर तवे पर सुलगती हुई रोटी से उचट जाती और भिश्ती का डोल कुएं में डूबता ही चला जाता। यहाँ तक कि चपरासियों की बिल्ला लगी पगड़ियां ढीली होकर उनकी गर्दनों में झूलने लगती। और जब ये सरापा कयामत घूंघट में से बांध फेंकती गुजर जाती तो सारा शागिर्द पेशा एक बेजान लाश की तरह सख्ते में आ जाता और फिर चौंक कर ये सारे के सारे एक दूसरे की दुर्गति पर तानाजनी करने लगते। धोबन गुस्से के मारे कलब से भरी हुई कुंडी को पलट देती और वो जो चपरासन थी वो छाती से चिमटे हुए लौंडे को बेबाक धमके जड़ती और वो जो बावर्चन थी, बावर्ची की तीसरी बीवी, उस पर हिस्टीरिया के दौरे पड़ने लगते और क्या हाय हाय मचाती वो। अबे तुम हमको हमारे उम्र क्यों बता रहे थे? तुम्हारे जैसे 10 को भड़क दूं इतनी ताकत है। अगर है तो जाके घाट पे दिखा, नहीं तो घर में दिखा। और तुम यहाँ वहाँ डालने की जगह वही कर रहे थे। हाँ तो तुम्हारी तो जैसे एक बड़े हसीन नाम की गोरी थी और कमबख्त थी बड़ी स्याह। जैसे उल्टे तवे पर किसी फुहड़िया ने पराठा तलकर उसको चमकता हुआ छोड़ दिया हो। चौड़ी फुकना सी नाक, फैला हुआ दहाना और दांत मांजने का तो जैसे उसकी 7 पुश्तों ने फैशन ही छोड़ दिया था। आंखों में खूब काजल थोपती, लेकिन तो भी दाई आंख का भेंगापन ओझल न होता था। अरे फिर भी टेढ़ी आंख से क्या जहर मुझे तीर फेंकती कि सीधे निशाने पे जाके बैठते। कमर भी कोई लचकदार न थी, खासी कुठलासी थी, जूठन खा खा कर और भी दुब्बा होती जा रही थी। चौड़े भैंसे के से खुद जिधर से जाती कड़वे तेल की सड़ांध छोड़ जाती। लेकिन एक बात है, आवाज में बला की कूद थी।
जाती है। अब आगे सुनिए कि बुढ़िया मेहतरानी यानी इस गोरी की सास बेटे के जाते ही बहू से बेतरह बदगुमान हो गई। बैठे बैठाए एहतियातन कॉशनरी उसको गालियां दिया करती और उस पर नजर रखने के लिए उसके पीछे पीछे डोलती। चली गई, सारा दिन आवारा फिरती है। इस कबक की हरकतों से तो मैं बस क्या बताऊं, बिल्कुल तंग आ गई हूँ। बुढ़ापा खराब करेगी, निगोड़ी कलमुही, चैन से नहीं रहने देगी। मगर बुढ़िया अब टूट चुकी थी। 40 बरस तक मैला ढोने से उसकी कमर जो थी वो मुस्तकिल तौर पर यानी परमानेंटली एक तरफ लचक कर वहीं के वहीं जाकर थक गई थी। हमारी पुरानी मेहतरानी थी, हम सबके आवल नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड्स दस्तूर के हिसाब से उसी ने गाड़े थे। जैसे ही हमारी अम्मा के दर्द लगते उनके लेबर पेन्स शुरू होते, वैसे ही मेहतरानी जी दहलीज पर आकर बैठ जाती और बाज वक्त तो मेरी डॉक्टर तक को निहायत मुकीद हिदायतें देती। बिटिया अभी परेशान मत हो, अभी बहुत टाइम बाकी है। डॉक्टर की बिटिया, तुमसे नहीं कह रहे हैं, हमारा मुंह क्या देख रही हो? अरे 10-12 तो हमने अपने ही बच्चे जने हैं और ये आस पड़ोस की तो गिनती भी मत पूछो। और सुनो, ये डॉक्टर की बिटिया तुम भी हमारे सामने ही पैदा हुई थी। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, और ऐसा करो, ये वो तावीज़ लेके आई थी पीर शुक्रुल्लाह की दरगाह से, ये दीदी के सिरहाने रख दो, या लाएं बलाएं घूम रही थी। ये लो, चलती हूँ। वलायत को दफा करने के लिए तावीज भी पट्टी से लाकर बांध जाते। ये समझिए कि मेहतरानी की हमारे घर में खासी बुजुर्गाना हैसियत थी। अब इतनी लाडली मेहतरानी की बहू यकायक लोगों की आंखों का कांटा बन गई। अरे चपरासन और बावर्चन की बात तो और थी, हमारी अच्छी भली पढ़ी लिखी भावजों का माथा उसको इठलाते देखकर ठिनक जाता। अगर वो उस कमरे में झाड़ू देने जाती जहां उनके मियाँ होते, अरे तब तो वो बड़बड़ा कर दूध पीते बच्चे के मुंह से छाती छीनकर भागती कि कहीं वो ड्वायन उनके शोहरों पर टोना टोटका न कर रही हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चल के देखिए तो आपका हाँ, बचा ले अगर ये यूं ही बचते हैं तो। फोरी क्या थी? एक मरखना बड़े बड़े सींगों वाला बिजाड़ था जो कि छुट्टा फिरता था। लोग अपने कांच के बर्तन भांडे दोनों हाथों से समेट कर कलेजे से लगाते और जब हालात ने और भी नाजुक सूरत पकड़ी तो महिलाओं का, शागिर्द पेशे की तमाम औरतों का एक बाकायदा वफद अम्मा के दरबार में हाजिर हुआ। बड़े जोर शोर से खतरा और उसके खतरनाक नताइज पर बहस हुई और पति रक्षा की एक कमेटी बनाई गई जिसमें हमारी सारी भावजों ने शदोमत से वोट दिए और अम्मा जी को सदरे एजाजी का यानी चेयरपर्सनशिप का ओहदा सौंपा गया। सारी खवातीन हस्बे मरातब अपने अपने स्टेटस के हिसाब से, कोई जमीन पर, कोई पलंग पर और कोई अदवाइन पर पीढ़ियों पर जाकर बैठ गई और पान के टुकड़े तकसीम हुए। फिर बुढ़िया जी को बुलाया गया। निहायत इत्मीनान से बच्चों के मुंह में दूध देकर सभा में खामोशी कायम की गई और फिर मुकदमा पेश हुआ। क्यों रे चुड़ैल, तूने अपने कामुक बहू को बहुत छूट दे रखी है कि हमारी छातियों पर मुंह डले। इरादा क्या है? मुंह काला करवाएगी क्या? मेहतरानी तो भरी बैठी थी। क्या करूं बेगम साहब, उस हरामखोर को 4 चोट की मार दी मैं तो, कई दिन रोटी भी खाने को न दी।
पर ये रांड अब मेरे बस की नहीं है। उसको रोटी की क्या कमी है? हाँ? बावर्चन ने ईटा फेंका। सहारनपुर की खानदानी बावर्चन, ऊपर से तीसरी बीवी। क्या तीहा था कि अल्लाह की पनाह। उसके ऊपर से चपराल से मालन और धोबन ने मुकदमे को और संगीन बना दिया। बेचारी मेहतरानी वहीं बैठी सबकी लताड़ सुनती रही और अपनी खारिश से पिंडलियां खुजलाती रही। अम्मा जी, इसकी बहू करमजली यूं छुप के कचरा उठाती है कि बस आसपास खड़े मर्दों तक का लिहाज नहीं करती। कभी कभी तो क्या, जब दिल को तब बेमौसम कर दिया और गाना गाती रहती है। न जाने कौन उसे सुनना चाहता है। बीबी जी कुछ करो। हाय हाय, गाती है तो सुनने वाले भी होंगे ना। हाँ, वैसे बीबी जी बस कभी कभार गुनगुना लेती होगी। और वैसे आप जैसा बोलो